नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल एम विद सौरभ सर में। मित्रों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से निवेदन है कृपया आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को का बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग सीटेड और रिपीटेड की तैयारी में लगे हुए हैं और उसी कड़ी में आज मेरा ये आप सबके बीच में तीसरा क्लास है और जो कि अधिगम के बारे में ही है। सीजीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है अधिगम। कल हमने एक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने उनके मुख्य नियमों को पढ़ा था। अब हम आज उनके गौण नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहे उनके कुछ गौण नियम जिनके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट, गौण नियम में इनका पहला नियम है बहुअनुक्रिया का नियम। जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रकार की अनुक्रियाएं करता है और अनुक्रियाओं के करने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक वह उसी अनुक्रिया के रूप में समस्या का समाधान नहीं कर लेता है। इसी प्रकार अपनी समस्या को सुलझाने पर व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है। स्टूडेंट, जैसे थॉर्नडाइक की जो बिल्ली थी, वह तब तक अनुक्रिया करती रही जब तक उसको सफलता प्राप्त नहीं हो गई। उसी तरीके से बालक सीखने के लिए उसी तरीके से प्रयास करता है, उसी तरीके से अनुक्रिया करता रहता है जब तक कि उसे सफलता प्राप्त नहीं हो जाती है। और जब उसे सफलता प्राप्त हो जाती है तो उसे एक तरह का संतोष का अनुभव होता है। यही बताया है बहु अनुक्रिया नियम के अंतर्गत। अगला है मित्रों इसी कड़ी में मानसिक स्थिति का नियम। किसी भी प्राणी के सीखने की योग्यता उसकी आवृत्ति तथा मनोवृत्ति द्वारा निर्देशित होती है। यदि व्यक्ति की किसी कार्य को सीखने में रुचि व तत्परता है तो वह उसे सीखता ही सीख लेता है, किंतु यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो वह उस क्रिया को या तो सीख ही नहीं पाएगा अथवा फिर उसे कठिनाई से जूझना पड़ेगा। जैसा कि आप सबको पता है, मानसिक स्थिति का नियम यह बताता है कि अगर बालक किसी विषय को सीखने के लिए तत्पर है तो वह उस विषय को शीघ्रता से सीख लेगा, और अगर वो किसी विषय को सीखने में रुचि नहीं ले रहा है तो वह सीखने में उसे बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा और उसे समस्याओं से जूझना पड़ेगा। तो ये उनकी थॉर्नडाइक की गौण नियम में दूसरा नियम है जिसे मानसिक स्थिति का नियम कहते हैं। अगला है मित्रों आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है मित्रों कि यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई क्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती, वह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों तक अंशों के प्रति ही होती है। अर्थात यह नियम बताता है कि कार्य को अंशित विभाजित करके करने से वह कार्य जल्दी सीख लिया जाता है। यानी कहने का मतलब आंशिक क्रिया आंशिक मतलब छोटा छोटा, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए उसके छोटे छोटे भाग करके अगर उसे कराया जाए तो उसे बच्चा शीघ्रता से सीख सकता है या कोई व्यक्ति उसे आसानी से कर सकता है। अगर हम किसी भी विषय को बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत कर देंगे तो देखने के बाद ही ऐसा महसूस होगा कि उबन सी और बोरियत सी महसूस होने लगेगी। इसके लिए क्या होता है कि ये सोचना पड़ता है कि किस तरीके से उसे तोड़ करके छोटा छोटा करके छोटे छोटे हिस्सों में इसको क्या कर लिया जाए, इसको सही तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाए जिससे बच्चा आसानी से इसे सीख सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझना चाहें आंशिक क्रिया का नियम तो इसका तात्पर्य है कि हम किसी भी कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में करके अगर हम सीखेंगे या छोटे छोटे टुकड़ों में करके विभाजित करके उसे करेंगे तो उसे सीखने में आसानी होगी। और अगला है मित्रों, अगला है सदृश्य अनुक्रिया का नियम। तो मित्रों सदृश्य अनुक्रिया का नियम यह होता है, इस नियम का आधार पूर्ण अनुभव है। प्राणी किसी नवीन स्थिति समस्या की उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति का समस्या का अनुकरण करता है जिसे वह पहले ही अनुभव कर चुका हो। वह उसके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे उसने पहली परिस्थिति या समस्या के साथ की थी।
समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान का पुराने अनुभव से सामना करने पर सीखने में सरलता तथा शीघ्रता होती है। यानी सदृश अनुक्रिया का नियम, यानी जिसे बच्चा पहले देख चुका हो, जिस समस्या से वो पहले क्या हो चुका हो, जिस समस्या से वो पहले जूझ चुका हो, जिस समस्या को पहले वो हल कर चुका हो, वही समस्या जब उसके सामने आएगी तो वो पहले का जो उससे प्राप्त ज्ञान है, पहले से उसने जो सीखा है, उसके साथ संबंध जोड़ करके उसे शीघ्रता से सीख सकता है या उसे आसानी से सीख सकता है। और यही क्या है, सादृश्य अनुक्रिया का सिद्धांत है जिसे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। और अगला है मित्रों सहचरात्मक स्थानांतरण। इस नियम के अनुसार जो अनुक्रिया किसी एक उद्दीपक के प्रति होती है, वही अनुक्रिया बाद में उस उद्दीपक से संबंधित किसी अन्य उद्दीपक के प्रति भी होने लगती है। थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को ही सहचरात्मक स्थानांतरण के रूप में व्यक्त किया है। देखो मित्रों, जैसे कोई एक अनुक्रिया किसी उद्दीपक के प्रति हो रही है, धीरे धीरे वो अनुक्रिया जब सतत होती रहेगी, लगातार होती रहेगी, तो वह अनुक्रिया होते होते उसका एक आदत के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और जब उसके स्थान पे कोई अन्य उद्दीपक आ जाएगा तो वही अनुक्रिया उसके अन्य उद्दीपक के साथ भी वही अनुक्रिया होने लगेगी। और वही अनुक्रिया क्या कहलाएगी, सहचरात्मक स्थानांतरण। यानी थॉर्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को ही क्या माना है, सहचरात्मक स्थानांतरण के रूप में व्यक्त किया है। तो मित्रों ये था थॉर्नडाइक के बारे में, ये थॉर्नडाइक के गौड़ नियम के बारे में हमने अभी सीखा। अब हम आगे देखेंगे मित्रों, अब हम देखेंगे अधिगम के वक्र या पठार, लर्निंग कर्व। कहने का मतलब जब आदमी सीखता है तो एक सतत प्रक्रिया के तहत उसको सीखता है और सीखते सीखते विभिन्न तरीके के पठार भी आ जाते हैं। पठार मतलब रुकना, यानी जहाँ पे सीखने में बाधा हो जाए उसी को हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। तो अधिगम के 4 प्रकार के वक्र होते हैं, यानी 4 प्रकार के पठार होते हैं, जो कि स्पिनर ने अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति का वर्गीकरण कागज पर प्रदर्शन है, इसको बताया है स्पिनर ने। और जो 4 प्रकार होते हैं मित्रों, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है कि इसके 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो मित्रों इसके 4 प्रकार ये इस तरीके से हैं। पहला होता है सरल रेखीय वक्र, दूसरा होता है नतोत्तर वक्र, तीसरा होता है उत्तरोत्तर वक्र और चौथा होता है सीढ़ीदार वक्र। तो इन वक्रों को हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। पहला है सरल रेखीय वक्र। तो सरल रेखीय वक्र, नतोदर वक्र, उत्तरोत्तर वक्र और सीढ़ीदार वक्र, ये 4 प्रकार वक्रों में दिए गए हैं। स्टूडेंट, पहला वक्र है सरल रेखीय वक्र। यह वक्र सामान्य रूप से बहुत कम या न के बराबर देखने को मिलता है। यह तब बनता है जब अधिगम बिना रुके लगातार तीव्र गति से बढ़ता जाए। यानी जब यह वक्र एक तीव्र गति से सीधे जाता है तब इस वक्र को क्या कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। अगर हम आप इसको इस तरीके से समझें तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस तरीके से ये वक्र होगा, इस तरीके से, और ये एक सरल रेखा में निरंतर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके का जो वक्र होगा वो बेटा सरल रेखीय वक्र होगा, जो कि एक सरल रेखा में सतत आगे की तरफ तीव्र गति से बढ़ता जाएगा लगातार। तो ये है, आप देख सकते हैं कि सरल रेखीय वक्र यहाँ पे आपको दिया गया है। इस तरीके से सरल रेखीय वक्र होता है। आया बात समझ में? तो इस कड़ी में अगला है स्टूडेंट नतोदर वक्र। यह वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी हो और बाद में तीव्र हो जाए। यानी जब सीखने की गति प्रारंभ में धीमी रहती है लेकिन बाद में वो क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, तब वहां पर इस तरीके का वक्र बनता है। जैसे आप इस तरीके से देखेंगे कि शुरुआत में जो गति है वो धीमी हो रही है, ठीक है, शुरुआत में गति क्या है, धीमी है, लेकिन आगे चल की गति क्या हो रही है, तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। तो वो क्या हो जाएगा, नतोत्तर वक्र हो जाएगा। स्टूडेंट, इसको आपको हमेशा याद रखना
तीसरा है उत्तरोत्तर वक्र। यह वक्र तब बनता है जब सीखने की गति शुरू में तीव्र हो लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जो सीखने की गति होगी वो शुरू में क्या होगी, शुरू में तो तीव्र होगी, यानी शुरू में तीव्र होगी लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, नीचे की ओर आएगी। यानी धीरे धीरे वो सीखने की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। यानी देखो शुरू में तीव्र हुई, यानी शुरू में यहाँ पे तीव्र हुई लेकिन बाद में फिर क्या हुई, धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके की गति को क्या बोलेंगे, उत्तरोत्तर गति। यानी शुरुआत में तीव्र और बाद में धीमी। और नतोत्तर में क्या होगा, शुरुआत में तेज और बाद में धीमी। तो इसको हमको समझते हुए चलना है। और अगला है मित्रों सीढ़ीदार वक्र। सीढ़ीदार वक्र में क्या होता है स्टूडेंट, सीढ़ीदार वक्र में यह होता है कि यह वक्र तब बनता है जब अधिगम की गति अनियमित रूप से कभी तीव्र तो कभी मंद होती रहती है। यानी कभी तेज होगी तो कभी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। इस तरीके की गति जब होगी तो उसे क्या कहेंगे, सीढ़ीदार गति कहेंगे। यानी जैसे इस हम लोग ग्राफ से देखेंगे कि कभी गति क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी लेकिन कभी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, पुनः तेज हो जाएगी और पुनः क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। पुनः इस तरीके से जो गति होगी वह कौन सी गति होगी, सीढ़ीदार गति होगी। यानी इस तरीके से जैसे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बनती है तो वैसे ये देखो सीढ़ी बनती चली जा रही है, उसी तरीके से ये गति आगे बढ़ती जाएगी और इस गति को क्या कहेंगे, सीढ़ीदार गति कहेंगे। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सी सीढ़ीदार गति है, कौन सी उत्तरोत्तर गति है, कौन सी उत्तरोत्तर वक्र है। इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझते हुए चलिएगा। और अब हम देख रहे हैं मित्रों अधिगम के पठार। पठार मतलब मैंने आपको क्या बताया था, रुकावट। जैसे हम लोग अधिगम करते हैं और अधिगम जब हम कर रहे होते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, बीच में अगर हमें रुकावट हो जाती है, जैसे यहाँ पे हम अधिगम कर रहे हैं, अधिगम करते स्टार्ट किया हमने और यहाँ पे हम थक गए यानी रुक गए, यानी हमारा अधिगम यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो वही क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। वही क्या कहलाता है, पठार। किसका पठार, अधिगम का। किसका पठार कहलाता है मित्रों, तो अधिगम का पठार कहलाने लगता है कि जब हमारे सीखने की गति में ब्रेक लग जाता है, यानी जब हमारा सीखने की गति क्या हो जाए, रुक जाए, तो हम उसे क्या कह देते हैं, अधिगम का पठार कह देते हैं। हम इसे देख सकते हैं मित्रों, जब किसी कारणवश प्रयास करने के पश्चात भी अधिगम की मात्रा में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, अधिगम की मात्रा एक ही जगह स्थिर रहती है, तो इस स्थिरता या रुकावट को अधिगम में पठार उत्पन्न होना कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। अभी मैंने बताया कि अधिगम करते समय अगर हम किसी भी कारणवश रुक जाते हैं या उसमें अवरोध पैदा हो जाता है तो वही क्या होता है, अधिगम के पठार कहे जाते हैं। इसके देखो निम्न कारक उत्तरदायी हो सकते हैं, जिसमें आपको दिए गए हैं इस तरीके से कारण आपके सामने। जैसे शारीरिक मानसिक थकान, यानी अगर हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हम पढ़ते पढ़ते काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, समझो हम 5 घंटे से पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम थक गए, तो भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिगम में पठार उत्पन्न हो जाएगा। यानी शारीरिक मानसिक अपरिपक्वता, यानी अगर हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपरिपक्व हैं, यानी हमारे अंदर तार्किक क्षमताओं का विकास नहीं हुआ है, तो भी क्या हो जाएगा, अधिगम हमारा प्रभावी हो जाएगा और अधिगम में पठार बनेंगे, यानी अधिगम में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। रुचि, ध्यान व इच्छा का प्रभाव, यानी अगर हमें किसी काम को करने में रुचि नहीं हो रही है, अगर हमको ये काम करना है और हम काम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो भी वहाँ पे अधिगम में पठार क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम देखेंगे अगली कड़ी, तो कक्षा का अनुचित वातावरण। अगर एक कक्षा है, यानी हमारे विद्यालय का क्लासरूम है और क्लासरूम में वातावरण अच्छा नहीं है, यानी पढ़ने के लिए जैसे कक्षा को रुचिकर नहीं बनाया गया, इंटरेस्टिंग नहीं बनाया गया है, तो भी बच्चों पढ़ने में क्या हो जाएगा, यानी सीखने में पठार उत्पन्न हो जाएगा और उसे ही क्या कह देंगे, अधिगम का पठार कह देंगे। तो अगर आपसे पूछता है कि अधिगम के पठार के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, तो शारीरिक मानसिक थकान,
शारीरिक मानसिक अपरिपक्वता, रुचि व ध्यान या इच्छा का प्रभाव, इन सब चीज़ों को आप बता सकते हैं। या कक्षा का अनुचित वातावरण, यह भी आप बता सकते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे बाइंड अप करेंगे, क्योंकि अधिगम में हमने इतना कुछ पढ़ लिया है। अब जब हम अगले वीडियो को लेकर के आएंगे अगले क्लास में, तो हम लोग ये लेकर के आएंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा अगले वीडियो में अधिगम के ही ऊपर, तो आपको समझ में आएगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके लिए लेकिन ज़रूरी है मित्रों कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है एम विद सौरभ सर। आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको लगातार अनवरत रूप से क्लासें नियमित रूप से मिलती रहें। और ये मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि आप लोग के लिए और बेहतर करने की मैं कोशिश करता रहूं। आप सीटेट और यूपीटेट की निश्चित सफलता के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आप जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।